इसमें आएगी। एक प्रक्रिया इसमें और है, भ्रूण के चारों ओर भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एमनियॉन पाई जाती है। भ्रूण कला एमनियॉन पाई जाती है, एमनियॉन पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूण कला से इस भ्रूण कला से ढकी व तरल से भरी एक गुहा में स्थित होती है, स्थित होती है। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस विधि में एक सुई के मदद से तरल की कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है। तरल की कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है। इस तरल से निलंबित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तरल में निलंबित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच से कोशिकाओं के गुणसूत्रों के जांच से भ्रूण की किसी विकृत या असमानता का पता लगाया जा सकता है। असमानता का लगाया जा सकता है। असमानता का पता लगाया जा सकता है क्योंकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित है। क्योंकि यह जांच
गुण सूत्रों पर आधारित है। चूंकि यह जांच गुण सूत्रों पर आधारित है, अतः इसमें भ्रूण के लिंग का पता भी भ्रूण के लिंग का पता भी क्या होता है, भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। ठीक है, भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। पता भी लग जाता है। इस तकनीक का भ्रूणीय लिंग की जांच भ्रूणीय लिंग की जांच भ्रूणीय लिंग की इस तकनीक लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया। कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया, अतः अब इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया। यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के गर्भकाल के 16वें से 18वें वीक मतलब सप्ताह के मध्य कराया जाता है। ठीक है, भ्रूण के लिंग की जांच के सभी भ्रूण के लिंग की जांच के सभी विधियों पर रोक लगा दी गई है। सभी विधियों पर अब रोक लगा दी गई है। उलवेदन में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार उलवेदन में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, कटाउ सिंड्रोम, बहुत सारे आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया दांत कोशिका रक्तता, हीमोफीलिया दांत कोशिका रक्तता,
गात्र कोशिका और रक्तता आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर? दिया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन, सरकारी व गैर सरकारी संगठन, सरकारी व गैर सरकारी संगठन नई विधि तलाशने या विद्यमान कोई नई विधि तलाशने या विद्यमान को ही और बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। विद्यमान को बेहतर बनाने का कार्य करना, बेहतर बनाने का कार्य कर रही अगला पॉइंट लिखिएगा, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज, गर्भ निरोधक गोली की खोज कहाँ से हुई? लखनऊ से हुई थी। की खोज लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान, लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान अनुसंधान संस्था CDRI संस्था, पुस्तक में लिख सकते हैं CDRI कहते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। बस देख लीजिए, याद करेंगे चीज हमने आपको जो है
भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ाया था। तो यह भी क्या है, यह भी परिवार नियोजन की एक विधियों में सम्मिलित है, ठीक है ना। जब थोड़ा सा बैक जाएंगे तो हमने आपको बताया था कि ये क्या है, गर्भाशय, ये गर्भाशय ग्रीवा है। देख रहे हैं, तो ये है, इसी के अंदर क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। क्लियर, इस पार्ट को हमने आपको दिखाया था। तो इस जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, ये आपका क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड को बाय द इंजेक्शन क्या करते हैं, बाय द इंजेक्शन इसको निकाल लेते हैं। ये आपका क्या है, चाइल्ड है जो माँ के यूटर में है। तो ये जो चाइल्ड माँ के यूटर में पल रहा है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो आनुवांशिक बीमारियां हैं, ऐसा तो नहीं कि बच्चे के अंदर क्या हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो। आपको पता है ना कि एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की कहानी क्या है, यानी कि मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अगर एक गुणसूत्र घटेगा बढ़ेगा, 46 के स्थान पर 47 हो जाए या 46 के स्थान पर 45 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे में आनुवांशिक विकार हो जाएगा। तो इस चीज को, यानी कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, उद्भेदन, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, या पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। बात समझ रहे हैं। लेकिन क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता था कि लिंग के भ्रूण का परीक्षण भी हो जाता था। क्लियर, कि जो माँ के यूटर में शिशु पल रहा है वह मेल है कि फीमेल है, यह जानकारी उनके पेरेंट्स को हो जा रही थी। तो जिससे कि क्या होता था, भ्रूण हत्या हो जाती थी। अब चूंकि ऐसा लोगों की मानसिकता है, तो उसी कारण क्या हो जाता था कि अगर मान लीजिए कि भ्रूण में क्या है, भ्रूण में गर्ल है, तो लोग क्या कर देते थे, उसकी भ्रूण हत्या करा देते थे। अबार्शन उसको कहते हैं, एमटीपी कहते हैं, ठीक है, एमटीपी। तो ये एमटीपी की डॉक्टर तभी सलाह देता है जब किस कंडीशन में, जब मान लीजिए इस बच्चे के अंदर कोई आनुवांशिक बीमारी हो। तो ऐसे बच्चे को पाल करके क्या किया जाएगा, मान लीजिए डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है बच्चा, एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित है बच्चा, ठीक, तो या उसमें कोई क्या है, आनुवांशिक विकार है, या हमने लिखाया होगा हीमोफीलिया, दांत कोशिका आरक्तता है। तो ऐसी बीमारियों की जांच की जा सकती है, क्या करके की जा सकती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये जो भ्रूण दिख रहा है आपको ना, फिटस, इसके चारों तरफ क्या होता है, ये एमनियोटिक कैविटी है। और ये आप पहले से जान रहे हैं कि दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। ये देखिए खाली भाग है, तो ये एमनियोटिक कैविटी है। इसी एमनियोटिक कैविटी में क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। और उसी एमनियोटिक फ्लूइड में क्या पाया जाता है, आपका जो क्या है, फिटस है, वो पाया जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इसमें भ्रूणीय कोशिका पाई जा रही है। और भ्रूणीय कोशिका के द्वारा यह पता लग जाता है क्रोमोसोम के बारे में। और गुणसूत्र ही तय करता है कि माँ के यूटर में जो शिशु पल रहा है वो बॉय है या गर्ल है। तो इसका दुरुपयोग भी होने लगा।
तो सरकार ने क्या कर दिया, इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। अल्ट्रासाउंड हो गया, ये हो गया, इस पर सरकार ने जो है, अब आप हॉस्पिटलों पर जाइए, वहां पर लिखा रहता है ना कि यहाँ पर लिंग का परीक्षण नहीं किया जा सकता, भ्रूण हत्या दंडनीय अपराध है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि यही एक विधि है पूर्व विवेदन जिससे कि उसे निकाला जा सकता है। देखिए, भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला यानी कि एमनियन पाई जाती है। तो ये भ्रूण है, इस भ्रूण के चारों तरफ क्या पाई जा रही है, एमनियन क्या पाई जा रही है, एमनियन पाई जा रही है, यानी कि भ्रूण कला पाई जाती है, तथा भ्रूण के इस भ्रूण कला से ढकी व तरल से भरी एक गुहा में स्थित होती है। तो यह जो भ्रूण है वह क्या होगा, किसी भ्रूण कला से ढकी एक गुहा होती है, उसी गुहा के अंदर यह भ्रूण ढका होता है। तो इस गुहा को क्या कहते हैं, इस गुहा को कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी। चीजों को ध्यान दीजिएगा। और एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा, यानी कि एमनियोटिक द्रव होगा। क्लियर। तो इस तरल यानी कि द्रव को कुछ कह रहा है कि इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी तरल में क्या पाई जाती हैं, भ्रूणीय कोशिका, क्योंकि इसी में तो भ्रूण है, इसी में जो क्या है फिटस है, इसी में है। तो कह रहा है इसी में भ्रूणीय कोशिका पाई जाती है। और इस विधि में एक सुई के मदद से तरल की कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है। तो इसी बाय द इंजेक्शन क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं और निकाल करके उसकी जांच कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी इस बच्चे के अंदर आनुवांशिक विकार है। अगर आनुवांशिक विकार है तो इस बच्चे को फिर पालना बेकार है, क्योंकि ऐसे लोगों को इन्वायरमेंट में, यही तो इसकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है कि हम क्या करेंगे, ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब जो क्या है, जो परिवार नियोजन की विधियां है वो यही कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य कौन होगा, जो क्या होगा, शारीरिक रूप से फिट होगा, जो मानसिक रूप से फिट होगा, जो व्यवहारिक रूप से फिट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो बच्चा है वो क्या होगा, मानसिक रूप से फिट नहीं होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट बढ़ रहे हैं। तो घट बढ़ रहे हैं तो यह जांच इसलिए कराई जाती थी पहले कि अगर बच्चे में कोई जन्मजात विकार है, आनुवांशिक विकृतियां बच्चे में हैं, तो उस बच्चे का एमटीपी डॉक्टर सलाह दे देता था कि उसका आप एमटीपी कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में उसे एवार्सन कहते हैं, यानी कि इस बच्चे को निकाल दिया जाता था। माता पिता को उसे रखने का सुझाव डॉक्टर नहीं देता था। लेकिन चूंकि यह जो क्या है एमनियोटिक फ्लूइड है, इसमें भ्रूण की कुछ कोशिका पाई जा रही है, तो इस विधि के द्वारा बच्चे का लिंग परीक्षण भी हो जाता था। तो लोग उसका दुरुपयोग करने लगे कि अगर किसी के गर्भ में क्या है, जो शिशु पल रहा है उसमें क्या हो गई, वो फीमेल हो गई यानी कि गर्ल हो गई, तो लोग गर्भपात करा लेते थे। तो इसलिए सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया पर, इन विधियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और इसको दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया। तो इस तरल में निलंबित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण के किसी विकृत या असमानता का पता लगाया जा सकता था। वही चीज आपको बताए हैं, ठीक है ना। चूंकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित थी, ठीक, यह जांच किस पे आधारित है, गुणसूत्रों पर आधारित है, अतः इसमें भ्रूण के लिंग का भी पता लग जाता है। तो जब भ्रूण के लिंग का पता लग जाता है तो इस तकनीक से भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया जाने लगा। समझ रहे हैं ना। तो कन्या भ्रूण हत्या किया जाने लगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि अब इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी डॉक्टर इस तकनीक का प्रयोग करेगा या कोई भी हॉस्पिटल इस तकनीक का प्रयोग करेगा तो उसके हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है लोग चोरी छुपे करते हों, लेकिन पब्लिकली जो है अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी गवर्नमेंट के तो वह तुरंत उस पर कार्रवाई कर देगा, क्योंकि उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें से 18वें वीक के मध्य कराया जाता है। क्लियर। यानी कि बच्चे में कोई क्या है, आनुवांशिक विकार तो नहीं है, यह जानने के लिए जो एमनियोटिक
एमनियोसेंसिस जो क्या किया गया, एमनियोसेंसिस किया गया, वह कब कराया जाएगा? उलबेदन 16वें से लेकर के 18वें वीक के मध्य कराया जाता है। क्लियर? इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि उलबेदन की प्रक्रिया कब होती है? 16वें से लेकर के 18वें वीक के मध्य कराया जाता है। तो भ्रूण के लिंग की जांच के सभी विधियों पर अब क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। उल्पवेदन में होने वाली विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना, जब इसमें आएंगे, पटाउ सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम है, एक 18वें वर्ष में, 21वें वर्ष में, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, ठीक। तो ये क्या है? आनुवांशिक विकार की प्रक्रियाओं में आते हैं, जहां पर क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? घट बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती हैं। वह भी इसी में आ रहा है, हीमोफीलिया, गुणसूत्रों की संख्या में कमी और अधिकता, दात्र कोशिका आरक्तता, इसी में भी आता है, ठीक है। तो यह जो बीमारियां हैं, इसी की जानकारी के लिए कह रहा है उलबेदन में होने वाली विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका आरक्तता आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। क्या करके? उल्बवेदन की प्रक्रिया को करके, ठीक है। तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकारी व गैर सरकारी संगठन नई विधि तलाशने या विद्यमान को भी, मतलब जो विद्यमान मतलब जो इस समय है, विद्यमान को ही बेहतर बनाने का कार्य कर रही है, ठीक। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था ने इसकी खोज की थी। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सहेली जो कि क्या है? एक गर्भ निरोधक गोली है, इसे इसकी खोज किसने किया था? CDRI ने। या पूछ लेगा कि CDRI ने किसकी खोज की थी? तो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज यानी कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात अगर हम करेंगे तो सहेली नामक जो है गर्भ निरोधक गोली की खोज लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान के द्वारा किया गया। और बहुत सारी विधियां हैं जिससे कि क्या करते हैं, मतलब ये बताता है कि हमको बच्चे में अंतर रखने का तरीका, या अगर आप जो है अनचाहे गर्भ को नहीं चाहते हैं तो उस कंडीशन में किस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है? जागरूकता पैदा किया जा रहा है बाय द एडवर्टाइजमेंट। समझ रहे हैं ना? तो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो आपका क्या है? गर्भ निरोधक गोली है। और भी बहुत सारी गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में आती हैं, लेकिन खास करके हम इसी का जिक्र कर रहे हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था ने किया था। क्लियर? तो ये आपका हो गया उल्बवेदन। आपको जो है ये जो है यूपी बोर्ड में खास करके यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर में इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCERT वगैरह क्या कहते हैं, नीट वगैरह में इस तरीके क्वेश्चन यहाँ से इस थ्योरी से नहीं पूछे जाएंगे। अगर ये पूछा गया, ये कभी कभी पूछ लेता है नीट में कि CDRI के बारे में पूछ लेता है कि इसका काम क्या है, तो आप जानते हैं इसने क्या किया है? सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज CDRI के द्वारा कराया गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये टॉपिक आपका हो गया क्लियर। एनी प्रॉब्लम? अब उसके बाद बचता है आपका जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धि। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धि है।
तो यही हम पढ़ रहे हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी। शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा लिख लीजिए, लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। तीसरा पॉइंट, यौन संबंधी रोगों के बारे में यौन संबंधी रोगों के बारे में यौन संबंधी रोगों के बारे में लोगों को के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। लोगों की जागरूकता बढ़ी है। इन रोगों के जांच और उपचार भी इन रोगों के जांच एवं उपचार में भी तेजी आई है। यौन संबंधी रोगों के बारे में हो गया। चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई है। चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। बाध्य दाम्पत्य की जांच माता पिता की जांच तथा उनके संतान उत्पन्न करने के अवसर बढ़े। तथा उनके संतान उत्पन्न करने के अवसर बढ़े। बस ये टॉपिक क्लियर हो गया। कह रहा है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या है। जो जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया, तो उसमें कहा गया ना, परिवार नियोजन चलाया गया कि हम दो हमारे दो, उसमें बहुत सारी चीजों को हमने आपको बताया। सरकार ने जो है ये कार्यक्रम चला करके लोगों को क्या किया, जागरूक किया। तो जिससे अधिक मात्रा में जो डिलीवरी होने लगी वो कहाँ होने लगी, हॉस्पिटल में होने लगी। तब क्या हुआ कि शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई। क्योंकि गांव में क्या होता था, पहले जब ये चीजें नहीं थी तो गांव में क्या होता था कि महिलाएं आकर के प्रसव कराती थी। महिलाएं जो थी गांव में आकर के, किसी के घर में अगर प्रसव की प्रक्रिया हुई तो उस गांव से 2-4-6 महिलाएं जो थोड़ा सा जानकार रहती थी वो आकर के क्या करती थी, प्रसव कराती थी। तो उस केस में क्या होता था, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते थे। ठीक, इन्फेक्शन की प्रक्रिया से मदर की डेथ हो जाती थी या चाइल्ड की डेथ हो जाती थी। लेकिन जब धीरे धीरे ये प्रोग्राम चलाया गया और इस प्रोग्राम से लोगों को जागरूक किया गया, तब क्या हुआ कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई।
समझ रहे हैं ना, मतलब कम, मदर भी कम मरने लगी और जो बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता था वह भी, अब चूंकि हॉस्पिटल में प्रसव हो रहा है तो वहां पर देख रेख में हो रहा है, एक्सपर्टों के द्वारा क्या हो रहा है, प्रसव की प्रक्रिया हो रही है, तो इस चीज में कमी तो आनी ही थी। दूसरी चीज, अब देखिए लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ कर दिया। पहले गांव में किसी को फर्क नहीं पड़ता था, समझ रहे हैं ना, क्योंकि गांव में लोग जो है वो कहते थे, मान लीजिए किसी के पास एक ही संतानें हैं या किसी के पास क्या है, पुत्रियां हैं, तो जब लोग जो अपने ही लोग थे, अपने लोग मतलब नात वात रिश्तेदार, तो जब उनको नमस्ते वगैरह करते थे तो कहते थे कि अरे भैया ठू पुत्रों चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो ये जो चीजें थी, तो ये चीजें क्या हो जाती थी, इस चक्कर में आदमी क्या करता है, एक पुत्र की चाह में कई पुत्रियां उसकी पैदा होती थी, तो जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो, और इसको जो है बड़े पैमाने पर सरकार ने चलाया, तो लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया, सीमित परिवार की वैल्यू लोगों के समझ में आने लगी। तब यह प्रक्रिया क्या हो गई, अब लोग छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ कर चुके थे। यौन संबंधी रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी। हमने आपसे कहा था ना कि लोग पहले इस पर बात करने से कतराते थे, लेकिन जब इसकी शिक्षा या एडवर्टाइजमेंट की प्रक्रिया, जागरूकता लोगों को प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को बताया जाने लगा, तो लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ने लगी, तो यौन संबंधी रोगों के बारे में लोग जानने लगे, तो जागरूकता बढ़ी। अब उसको जानने के लिए फिर उस रोग की जांच कराने लगे और फिर उसका उपचार भी संभव हुआ, क्योंकि बहुत तेजी से साइंस में परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो जितने भी क्या थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज थे, वह लोग जांच करके पता भी लगवाने लगे और फिर उसका उपचार भी कराने लगे। नहीं तो पहले क्या था, अगर किसी को क्या हो जाए, एसटीडी हो जाए, तो वो का हो जाए, गांव में मर जाए, पता नहीं लगे कि का एसटीडी है। अगर किसी को पहले एड्स हुआ तो कोई जान पाता था, जान ही नहीं पाता था कि इनको एड्स हुआ, बस जान गए कि मर गया आदमी, चलो काम खत्म हो गया। लेकिन जब क्या हुआ कि ये जो सरकार ने ये जो कार्यक्रम चलाया, इस कार्यक्रम के तहत लोगों को क्या किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और जब जागरूक करना शुरू किया तो वो यौन संबंधी जितनी भी बीमारियां थी उस पर भी जागरूकता आई, तो लोग उस पर भी बात करना शुरू किए, और तब वह जो है खुल करके डॉक्टरों के पास जाने लगे और डॉक्टर उनको एडवाइस करने लगे कि आप इसकी जांच कराइए। अब जांच होती गई तो उन बीमारियों को भी कंट्रोल किया गया। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज कह रहा है, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले हमने आपसे कहा था ना कि गांव में लोग क्या करते थे, महिलाएं प्रसव करा लेती थी, लेकिन जब लोग जागरूक हो गए तो अब आप देखिए कि लगभग 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में लोग क्या करते हैं, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तुरंत कहेंगे कि जो प्रसव की प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी, हॉस्पिटल में ही कराते हैं, तो एक्सपर्टों के द्वारा कराते हैं। तो प्रसव की प्रक्रिया यानी कि जो चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि होती चली गई, लोग उसकी तरफ जागरूक हुए। बाध्य दाम्पत्य माता पिता यानी कि ऐसे माता पिता जो निसंतान हैं, जिनमें इनफर्टिलिटी है, जिनमें क्या है, इनफर्टिलिटी है। हमने आपको बताया था ना कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, मेल में भी इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है और फीमेल में भी इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। मेल में क्या होगा, जो स्पर्म है, जो क्या है, सीमेन है, उस सीमेन में स्पर्मों की संख्या में कमी हो सकती है, स्पर्म जो है एग्रेसिव नहीं हो सकता है, इस कंडीशन में क्या होगा, वो फादर नहीं बन पा रहे हैं। फीमेल में क्या होगी, अंडवाहिनी में स्वेलिंग हो जाती है, अंडवाहिनी में गांठ हो जाती है, फिम्बरी ठीक से काम नहीं करता है तो एग को पकड़ नहीं पाता, या एग बहुत ओल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं जिसे हम इनफर्टिलिटी में रखते हैं। तो ऐसे माता पिता जो इनफर्टिलिटी हैं, ऐसे दाम्पत्य जो संतान निसंतान है, अब उन्हें भी टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा संतानें प्रदान करने की प्रक्रिया चालू हो गई।
ठीक है ना। आप अपने ही जैसे पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जिनके पास संतान नहीं होती थी वो क्या करते थे, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते थे, मीन्स की गोद लेते थे, तो किसी दूसरे का बच्चा गोद लेते थे ना। आज की कहानी ये है कि चूंकि टेस्ट ट्यूब बेबी चल रही है तो इस मेल का क्या होगा, स्पर्म निकालेंगे और ये जो माता है उसका एग बाय द इंजेक्शन निकालेंगे और उसको ले जाएंगे लैब में रखेंगे और सांद्रित करेंगे। तो जब वह जाइगोट तैयार हो जाएगा, मान लीजिए कि माँ का क्या है, माँ का फिलिपियन में गांठ है, खराब है, इन्फेक्शन है, तो फिलिपियन में ना रख करके जब ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा तो इसे कहाँ रखेंगे, माँ के यूटर में रख देंगे। 9 महीने के बाद परिपक्व होगा तो उसको फिर से ऑपरेट करके निकाल लेंगे। ऐसे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो जिनके पास संतानें नहीं है, जो निसंतान है, जो इनफर्टाइल है, उसके शिकार हैं, उनको भी देखिए बाध्य माता पिता की जांच हुई तथा उनके संतान उत्पन्न करने के अवसर बढ़ गए, किसके द्वारा, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर। तो ये चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं। तो इसी के माध्यम से यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या क्या हैं, जो ये कार्यक्रम लागू किया गया उसके तहत बहुत सारी उपलब्धियां भारत में लोगों को प्राप्त हुई। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लोजन पे चलेंगे, पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या, अगला टॉपिक है आपका जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रक्रिया है। एक पॉइंट लिख लीजिए, किसी स्थान विशेष पर किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले, निश्चित समय में निवास करने वाले, निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या, मनुष्यों की कुल संख्या क्या कहलाएगी, उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या, उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। याद कर लीजिए तुरंत इसको, किसी स्थान पर, किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेमोग्राफी कहलाता है, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, विश्व की कुल जनसंख्या 1900 में, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ भी बना लेते हैं, यानी कि विश्व की जनसंख्या, छोटा सा ग्राफ बना लीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए देखिए, सन 1600 में
यहाँ लिख दीजिए वर्ष, ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए जनसंख्या। सन 1600 में क्या हुआ, जनसंख्या विश्व की कितनी थी, 50 करोड़। कितनी थी, 50 करोड़। ठीक, 1800 में 100 करोड़ हो गई। 100, विश्व की कुल आबादी कितनी हुई, 100 करोड़ हो गई। ठीक, 1930 में, सन 1930 में विश्व की कुल आबादी 200 करोड़ थी। 200 करोड़ थी। सन 1965 में बढ़कर के कितनी हो गई, सन 1965 में ये हो गई विश्व की कुल आबादी 365 करोड़। कितनी हो गई, 365, 350, 350 थी, सॉरी 350 करोड़। ठीक है, 1975 में ये हो गई, 1975 में विश्व की कुल आबादी थी 400 करोड़। कितनी थी, 400 करोड़। और सन 2000 में कितनी थी, सन 2000 में लगभग थी कितनी, 640 करोड़। देख रहे हैं विश्व की आबादी कितनी थी, 640 करोड़। ठीक है, लगभग। और 2018 विश्व की आबादी 7 कितनी थी, 7.6 अरब, इससे भी ऊपर। बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए तो बहुत तेजी के साथ देखिए जनसंख्या बढ़ती गई है। इसको याद करने की जरूरत है आपको। किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या। ठीक, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। इस वर्ड को आपको याद रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।